वेलकम बैक। लेट्स क्रैक एग्जाम्स। आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आयोग एंड समितियाँ। इससे पहले हम योजनाएं पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स की जो घटना सारा क्लास हमने शुरू की थी उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। आइए देखते हैं। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था। सेबी ने बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इसका अध्यक्ष चुना है। उनका नाम क्या है? MS साहू। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 20 सदस्यीय ये समिति प्रतिभूति बाजार, डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करती है। तो सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर MS साहू को। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति बनी है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रतन V वाटल। नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण व अन्य संबंधित निर्माणों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए पूर्व वित्त सचिव श्री रतन V वाटल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में किया है। प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए इससे संबंधित विभिन्न एजेंसियों एवं पक्षकारों में समन्वय का कार्य ये समिति करेगी। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रतन V वाटल। निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति। सेबी ने अक्टूबर 2021 में 4 सदस्यीय निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय C डागा को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। अभी हाल ही में सेबी की चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? आपको बता चुके हैं, इसको बताइए कौन है वो सेबी की चेयरपर्सन। उनका नाम है माधवीपुरी बुच। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहली गैर IAS अधिकारी हैं जिनको सेबी की चेयरपर्सन चुना गया है। समिति के विचारार्थ विषय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निपटान कार्यवाही विनिमय 2018 के अनुसार होगी। इस समिति में अन्य सदस्य शामिल होंगे। कौन होंगे वो? कानून और न्याय मंत्रालय में पूर्व कानून सचिव PK मल्होत्रा, डेलॉयट हॉकिंस के पूर्व अध्यक्ष और सेल्स LLP PR रमेश, एडवोकेट पार्टनर रावल एसोसिएट्स के DN रावल। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है। पेगासस मामला कहाँ से आया है? ये इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा ये आया था। देखते हैं इसमें क्या है। पेगासस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस द्वारा देश में आम नागरिकों, पत्रकारों, नेताओं की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जस्टिस RV रविंद्रन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करते चलिएगा। ये अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेगासस जासूसी मामले में जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता किसने की है? RV रविंद्रन। विशेषज्ञ समिति में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विश्व विद्यापीठम केरल के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारण, PRIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुम्स्ते को इसमें शामिल किया गया है। प्रदर्शनी और मेले देखते हैं। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कैसे हुई है? ये वर्चुअली मोड में इसको आयोजित किया गया है। वर्चुअल माध्यम से 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 20 से 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब बताइए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। लिंक करते के पढ़ते चलिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस कांग्रेस का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। एक सतत बुनियादी विज्ञान, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। जहाँ पर भी किसी थीम के साथ अगर सतत लग जाए तो उसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस साइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच एक सहयोग है। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब मनाया गया है? ये 10 से 11 मार्च 2022 को ये संपन्न हुआ है। कौन से क्रम का था? तीसरा था। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 से 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 11 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। अब इसको लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इनको हम लोग पॉलिटी से लिंक करते हैं। देखते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं या उसकी अध्यक्षता करते हैं? बताइए क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। NYPF का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल मोड पर शुरू हुआ। 23 से 27 फरवरी 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा सांसदों के बाद राज्य युवा सांसदों ने हिस्सा लिया। तीसरे संस्करण का फाइनल 10 से 11 मार्च 2022 को हुआ।
DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने 23 से 24 फरवरी 2022 को DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। कौन सा संस्करण था ये? 28वां। कहाँ पर हुई है? सिंगापुर इस वर्ष के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश था। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दशकों से अधिक की अवधि में द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस समिति का फोकस था स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट इंडस्ट्री 4.0 और एडवांस इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रेसिजन मेडिसिन आदि पर था। इसका फोकस कहाँ पर था? स्मार्ट सिटीज, स्पेस इंडस्ट्री 4.0, एडवांस इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रेसिजन मेडिसिन आदि पर था। 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 में हुआ। 11 से 12 जनवरी 2022 के बीच 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन कैसे हुआ था? वर्चुअली मोड में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इसकी थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक। बताइए आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और आसियान में कितने देश शामिल हैं, ये भी बताइए कमेंट करके जल्दी से। और बताइएगा कि आसियान का सदस्य हमारा भारत है कि नहीं है। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 24 से 28 जनवरी 2022 के बीच आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 2022 वर्चुअली आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द इंजन फॉर आसियान इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। सॉरी, अब बता देते हैं आसियान में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत उसमें आसियान का मेंबर नहीं है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के संचार मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के यातायात एवं संचार मंत्री एडमिरल तिन आंग सान ने किया। बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये पणजी, गोवा में संपन्न हुआ। 4 दिवसीय 10 से 13 दिसंबर 2021 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण था ये? 7वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? पणजी, गोवा में संपन्न हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों में नवाचार को बढ़ावा देना और जनता के लिए सस्ती तकनीक विकसित करने के साथ ही भारत में सतत विकास और नई तकनीकी नवाचारों के लिए लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच फैलाना है। इस वर्ष की थीम थी एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव छात्रों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट को ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका पहला कार्यक्रम 2015 में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं भारत मध्य एशिया पहला शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया की पहली शिखर बैठक 2022 भारत की मेजबानी में संपन्न हुई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। मतलब पांचों मध्य एशिया के 5 देश शामिल थे। फ्यूचर टेक 2021 भारतीय उद्योग परिसंघ ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया है। उद्घाटन सत्र में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्चुअली भाग लिया है। इस सम्मेलन का फोकस विषय था भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सभी भरोसा कर सकते हैं था। थीम के साथ ही 5 मुख्य बिंदुओं पर भी फोकस किया गया था। कौन से बिंदु हैं वो? रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता और विश्वास। CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय था बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 8 अक्टूबर 2021 को तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन वर्चुअली एवं फिजिकली दोनों ही मोड में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था। 8 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका विषय था इंडिया @75 एक्सपेडिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड इनहांसिंग एयर कनेक्टिविटी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। पहली बार इंसान के अंदर पिग के दिल का सफल प्रत्यारोपण किया गया। 2 महीने के बाद मरीज की मौत हो गई है। हमें इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बस देख लेंगे कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। ये अमेरिका के लोगों ने किया है और जिनके हृदय के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया है उनका नाम क्या है? डेविड बेनेट। बस इतना ही देखना है इसमें। अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा नई तरह के पॉलीमर की खोज की गई है। ये पॉलीमर कैसा है? स्टील से ज़्यादा मजबूत और प्लास्टिक से हल्का है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
कि केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता हासिल की है। दावा है कि इस तत्व का बड़े पैमाने पर आसानी से उत्पादन संभव है। MIT में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माइकल स्टानो ने कहा है कि ऐसी सामग्री का प्रयोग करके पुर्जों या सेल फोन के लिए हल्के टिकाऊ कोटिंग के रूप में होगा। पॉलीमर्स आमतौर पर अणुओं की एक चेन होती है जिन्हें क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहा जाता है। ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उम्मीद है कि नई तरह का पॉलीमर्स दुनिया के लिए कई मायनों में उपयोगी साबित हो सकता है। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जनवरी 2022 को माधव राय के पावर मैप का उद्घाटन किया है। पावर मैप भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। अब बताइए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना मतलब आर्मी डे मनाया जाता है। पावर मैप एक मेडिकल एनालिटिक्स एप्लीकेशन है। पावर मैप एप्लीकेशन विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं या चिकित्सा सेवाओं जैसे पैथोलॉजी लैब, आहार विशेषज्ञ, व्यायाम विशेषज्ञ, तनाव परामर्शदाता और अन्य विशेष सलाहकारों को एकत्रित करता है। ये एक बटन के लिए एक क्लिक पर रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में मदद भी करेगा। माधव बाग एक अद्वितीय चिकित्सा सेवा संस्थान है जो आयुर्वेद के पारंपरिक उपचार के साथ प्रौद्योगिकी के विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज करता है। चीन का कृत्रिम चंद्रमा, इसने कृत्रिम सूर्य के बाद में ही चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है। ये सुविधा उन्हें चुंबकत्व का प्रयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा को वर्ष 2022 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण को खत्म करने के लिए 2 फुट व्यास के वैक्यूम कक्ष के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करेगा। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? 1/6वां हिस्सा है उसका। देखते हैं वैज्ञानिकों ने इस सुविधा का प्रयोग चंद्रमा पर भेजने से पहले लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण में प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने की योजना बनाई है, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6वां हिस्सा है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है साइंस में, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6वां हिस्सा है। तो क्या पूछा जाता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? 6वां हिस्सा है। यह प्रयोग वैज्ञानिकों के तकनीकी मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा और परीक्षण करेगा कि क्या संरचना चंद्रमा की तरह चंद्रमा की सतह पर जीवित रहेंगी। ये चंद्रमा पर मानव बस्ती की व्यवहार्यता का आकलन करने में भी मदद करता है। विश्व में पहली बार रोबोट ने एक सफल सर्जरी की है। विश्व में पहली बार हाल ही में एक रोबोट ने बिना इंसानी मदद के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को सफलतापूर्वक किया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट, क्या है? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट स्टार, इस रोबोट का नाम क्या है? स्टार, के द्वारा इस सर्जरी की गई है। इंसान की तुलना में रोबोट ने ज़्यादा बेहतर तरीके से पशुओं के अंदर इस सर्जरी को किया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि ये ऑपरेशन रोबोटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता है, जिससे आगे चलकर अब इंसान को पूरी तरीके से स्वचालित ऑपरेशन हो सकेगा। देख लीजिए आजकल दुनिया कितनी आगे पहुंच चुकी है, कितनी टेक्निकल हम लोग बन चुके हैं कि आज रोबोट ही सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन रोबोट कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में और ही ज़्यादा टेक्निकल हम लोग हो जाएंगे। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट स्टार ने सुअर के एक टिश्यू पर सर्जरी को किया है। इस ऑपरेशन के जरिए रोबोट ने सुअर की आंत के 2 सिरों को जोड़ा है। अब तक 4 पशुओं में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका है। रोबोट भविष्य में तकनीक में प्रगति के साथ दुनिया में इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। साइंस रोबोटिक्स में प्रकाशित पेपर के अनुसार रोबोट ने इस प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे आमतौर पर उच्च स्तर की सटीकता और दोहराव वाले आंदोलनों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से पहली बार बन्नी नस्ल के भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ बन्नी भैंस की नस्ल के बच्चे का? गुजरात में। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म लिया है। ये भैंस बन्नी नस्ल की है। इसके साथ ही भारत में OPU IVF तकनीक अगले स्तर पर पहुंच गई है। पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। यह प्रक्रिया सुशीला एग्री फार्म्स के किसान विनय एल वाला के घर में पूरी की गई। ये फार्म कहाँ पर है? ये फार्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है। 16 दिसंबर 2020 को बन्नी भैंसों के अंडाणु निकाले और उन्हें विकसित करके भैंस के गर्भाशय में स्थापित करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनी थी। अगली क्लास में हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।